नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन पर। हाइपरटेंशन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी का जो समय है, सर्दियों का समय, इसमें हाइपरटेंशन यानी बीपी काफ़ी बढ़ जाता है, घट जाता है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, अगर ऐसा हो तो कैसे उसको मॉनिटर करें, क्या दवा खाएं, दवा की मात्रा क्या होनी चाहिए, या कौन कौन से जो प्रिकॉशनरी मेजर है उसको हम टेकअप करें ताकि इसको हम बीपी से के कारण जो बीमारी या उसके कारण जो नुकसान हो सकता है उससे बच सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष मिश्रा। आप कंसल्टेंट हैं दिल्ली के कई बड़े अस्पताल में और एमडी हैं, डी कार्ड है और काफ़ी पिछले कई वर्षों से आप हृदय रोगी को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपके अनुभव और ज्ञान हाइपरटेंशन को समझने में हम लोग को लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हाइपरटेंशन, इसको शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले मिस्टर अमरिंदर सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको फिर यहाँ आने का मौका दिया। हाइपरटेंशन को सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन है क्या चीज़, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एज द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या है कि देखिए, हमारा जो हार्ट है उसका मेन काम क्या होता है कि कंट्रैक्ट करना, वो ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। अब वो जब हार्ट जो होता है ब्लड पंप करता है तो वो पंप कहाँ जाता है? अवोटा से जो होता है हमारी पूरे और बॉडीज़ के अंदर, आर्टरीज के अंदर सब ब्लड जाता है। तो जैसे ही हार्ट ने बम्प को पलट किया तो वो जो होता है उस फोर्स से जा करके हार्ट की आर्टरीज में टकराता है। तो हार्ट की जो आर्टरीज में जो फोर्स टकराता है, जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो जो बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हम मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हार्ट में जो हम ब्लड प्रेशर होता क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। What is hypertension? Hypertension is the term used for high blood pressure. Hypertension is known as the silent killer because it often has no symptoms. इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं हाइपरटेंशन को? क्योंकि जनरली जो होता है मैक्सिमम 90% केसेस में क्या होता है कि लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि इसमें सिम्टम्स नहीं आते। तो जब कभी आदमी जो होता है मैक्सिमम किसी दूसरी बीमारी की वजह से या किसी दूसरे कारणवश जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसका जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो ये इसलिए इसे हम साइलेंट किलर बोलते हैं। मतलब इसका सिम्टम बहुत कम आता है, पता नहीं चल पाता, अचानक पता लगता है। बहुत कम लोगों के अंदर, बहुत कम स्लो पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, सिम्टम आ जाता है। जैसे कि क्या बोलते हैं पेशेंट को, हमें हेडेक हो गया, आँख ब्लड विजिंग हो गया, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, ये सब सिम्टम्स आते हैं। जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट नेशनल कमेटी जेएनसी क्लासिफिकेशन 7 के अकॉर्डिंग, जो ब्लड प्रेशर को कब हम बोलेंगे कि आदमी को ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कि कितना बोलेंगे कि ये प्री हाइपरटेंशन स्टेज है या स्टेज 1 हाइपरटेंशन या स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है। इसको मुख्यतः ये डिवाइड किया गया है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब बोलेंगे जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 mmHg मतलब मिलीमीटर मरकरी या इससे कम हो सिस्टोलिक वाला, और डायस्टोलिक हो 80 या 80 से कम हो, तो उसे बोलेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। प्री हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब कभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो 120 से 139 और डायस्टोलिक हो 80 से 89 मिलीमीटर मरकरी हो। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो 140 से 159 मिलीमीटर मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो 90 से 99 मिलीमीटर मरकरी। स्टेज 2 हाइपरटेंशन मोर देन या इक्वल टू 160 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक मोर देन इक्वल टू 100 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, तब हम बोलेंगे ये अकॉर्डिंग टू जेएनसी क्लासिफिकेशन ये ब्लड प्रेशर है कि नॉर्मल है, कि नॉर्मल और ब्लड प्रेशर के होने की पहले की कंडीशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगला, लोग जो है ब्लड प्रेशर घरों में भी मेज़र करते हैं, तो उसको ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं उस मशीन का नाम होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो इसके लिए क्या करना होता है कि कभी भी आप ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, कहीं से आप आ रहे हैं तुरंत ब्लड प्रेशर नापें, नहीं।
कहीं से आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आराम से एक बैठ जाइए, कम से कम 5 मिनट आप पहले बैठिए। बैठने के बाद ब्लड प्रेशर को नापना है। कैसे करना है? बैठने एकदम सपोर्ट ले लीजिए जिसमें कंफर्टेबल रहे आराम से, और उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद लेना। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी पी रहा है या कोई धूम्रपान सिगरेट वगैरह पी के आया है तो उसमें आधे घंटे रेस्ट करना है, उसके बाद ब्लड प्रेशर को नापना है। अदरवाइज ब्लड प्रेशर इन सब कंडीशनों में क्या होता है, बढ़ा मिलेगा। तो पेशे बोलते हैं सीडो हाइपरटेंशन, मतलब आदमी को ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन उसको लगेगा कि हाँ हमको ब्लड प्रेशर है। तो हाउ इज़ बीपी मेजर्ड? बीपी शुड बी मेजर्ड विद वेल कैलिब्रेटेड स्फेग्मोमैनोमीटर। और इसके लिए और जानना जरूरी है, जो हम ब्लड प्रेशर के लिए जो एक बांधते हैं ब्लेडर, हाथ में बांधते हैं बाईं तरफ या दाईं तरफ, तो उसमें जो एक रबड़ वाला पार्ट होता है उसको इस तरह बांधना होता है कि उसका 80 पार्ट जो होता है हमारे आर्म्स को कवर करे, नंबर 1। दूसरा चीज़, उसके अंदर एक ट्यूब लगी रहती है, वो ट्यूब जो होता है हाथ के जो यहाँ बीच में होना चाहिए, जिससे कि हमको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर मिल सके। तो ब्लैडर विथ विद इन द कव शुड इनसर्किल एट लीस्ट 80% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस। Reading should be taken after the patient has been resting comfortable, back support in the sitting or supine position for at least 5 minutes and at least 30 minutes after smoking or coffee ingestion. अब वही जो हमने अभी आपसे बात किया कि ब्लेडर को 80% जो होता है आर्म्स में होना चाहिए, वे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उस ब्लेडर को बांधना है। तो सेलेक्ट द डिवाइस विद एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द कफ, क्योंकि जो कफ का साइज होता है डिपेंड करता है एज पे। एडल्ट के लिए डिफरेंट एज है, चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट एज है, वो अपने अलग होते हैं। और जब वो एज होगा, जो जिस एज का जो कफ होगा उसका 80% ऐसे होना है कि जो रबड़ वाला पार्ट होता है वो कवर करे, और बीच के हाथ के बीचों बीच जो ट्यूब नजर आ रही लंबी सी, वो हाथ के बीचों बीच होनी चाहिए। हमेशा जब कभी ब्लड प्रेशर नापते हैं तो यहाँ पे आर्टरीज होती है, ब्रेकियल आर्टरी, उसको पहले हम फील करते हैं, कोशिश करते हैं कि रबड़ का जो लंबा वाला पार्ट नीचे आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर ही ब्लैडर का पार्ट होना चाहिए, बीच का पार्ट उसी के ऊपर होना चाहिए। वही चीज़ हमने अभी जो बोला कि ब्रेकियल आर्टरी को सबसे पहले क्या करते हैं नापने के पहले, लोकेट द ब्रेकियल पल्स एंड सेंटर ऑफ द कफ ब्लैडर ओवर इट, वही वहाँ पे किया, और जो ब्लैडर का जो कफ है उसके बीचों बीच रखना चाहिए। पोजीशन कफ एट द हार्ट लेवल, ये हमेशा याद रखना है, जो कफ होना चाहिए लेवल जहाँ हमने बांध रहे हैं वो हमारे हार्ट के लेवल में हो। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ नीचे किया हुआ है और तब हम नाप रहे हैं, नहीं, कोशिश ऐसा करना है कि हाथ ऐसे सपोर्ट करना है कि वो हार्ट के छाती के आना चाहिए, लेवल में आना चाहिए। नीचे वाले चित्र में हम दिखा भी रहे हैं कि हार्ट बना हुआ है और साथ में जो है कफ लेवल है। तो पोजिशन ऑफ द कफ एट द हार्ट लेवल, आर्म शुड बी सपोर्टेड, आराम सपोर्ट में हो आराम से। और कौन कौन से मशीन होते हैं जिनके माध्यम से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, स्पेगुलोमीटर। तो एक मरकरी वाला आता है, दूसरा एक आप लोग जानते हैं कि जिसमें निडल वाला होता है, या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के मशीन होते हैं जिनसे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो यूज़ ए मरकरी मैनोमीटर आर रिसेंटली कैलिब्रेटेड एनरोएट आर वैलिडेटेड ऑटोमेटेड डिवाइसेस। फिर बनता है कि व्हाट डज ब्लड प्रेशर मेजर। अब ब्लड प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं वो क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है या 130/80 है। तो कैसे पता चले आपको कि 120 का मतलब क्या है, 130 का मतलब क्या है और 80 का मतलब क्या है, वो चीज़ हम बताना चाहते हैं। क्या है कि द टॉप नंबर मीन्स वही 120 जो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है 120/80, तो द टॉप नंबर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। It tells you the amount of pressure on the walls of the arteries when your heart contract to the pump the blood। अभी हमने लेक्चर शुरू करने के पहले जो बोला था कि हार्ट जब हमारा जो पंप करता है तो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की आर्टरीज के अंदर जाएगा। हार्ट की आर्टरीज में क्या होगा, वो जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसके जो अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर, उस पर जाके प्रेशर कर देती है। तो वो जो प्रेशर वहाँ पे लगता है उसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। द बॉटम नंबर मतलब नीचे वाला जो 80 हमने दिखाया है 80 mmHg, तो द बॉटम नंबर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। दिस नंबर टेल्स यू द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स बिटवीन द हार्ट बीट। ये कब प्रेशर बताता है कि जब हार्ट रिलैक्स करता है, मतलब अब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, हार्ट को जो होता है ब्लड जा रहा है, उस कंडीशन में जो बचा हुआ प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। बिटवीन हार्ट बीट क्या है, आप अपने जो है हार्ट में हाथ रखिए, उसमें आपको सुनाई पड़ता है कि एक बार कुछ आवाज़ फील होती है, फिर फील नहीं होती। जो फील और ना फील के बीच में जो टाइम लग होता है उसे बोलते हैं बिटवीन द हार्ट बीट, मतलब वो है डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बता रहा है। अगला, व्हाट हैपन्स व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज हाई। अगर हम बोलते रहे, डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपको दिमाग की बीमारी हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, आपको किडनी की परेशानी हो सकती है,
पेरिफेरल डिजीज में हो सकती हैं। ये जब डॉक्टर साहब लोग बोलते रहते हैं तो आपको कैसे पता चले कि कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द योर आर्टरीज। वो जो मैंने पहले बताया कि हार्ट का जो होता है फोर्स से जब ब्लड पंप करता है तो कहाँ पे जाके टकराता है, हार्ट की आर्टरीज में। तो अगर जो होता है प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हार्ट ज़्यादा जोर से ब्लड प्रेशर करेगा, तो ज़्यादा तरीके से ब्लड जाएगा, कहाँ पे टकराएगा जाके, हार्ट की आर्टरीज में। जब हार्ट की आर्टरीज में बार बार प्रेशर का ब्लड जाएगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारा जो आप देखते हैं ना बाहर की तरफ जो लेयर होती है स्किन होती है, वैसे ही हमारे आर्टरीज के अंदर भी एक लेयर स्किन होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर। वहाँ पर जाकर टकरा के तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो आर्टरीज फट जाती है, टूट जाती है। तो जब वो टूट जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता रहता है कोलेस्ट्रॉल, फैट की मात्रा, तो वो हमेशा क्या करता है, जब कभी पार्ट चिकना पार्ट होता है, स्मूथली वाला पार्ट होता है, वहाँ पे वो चिपकता नहीं है, वो आसानी से जाता रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई कट जाता है तो खुदरा पार्ट मिल गया तो वहाँ पे जाके चिपकने लगता है, तो धीरे से क्या होता है, वहाँ पे प्लाक बन जाते हैं। तो जब वहाँ पे ब्लॉकेज की टेंडेंसी बढ़ने लगती है, जिससे कि बाद में ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। वही तो व्हाट हैपेंस व्हेन योर blood pressure is high blood pressure puts extra pressure on the wall of your arteries. Extra pressure on the arteries damage the lining, जो अभी हमने बात किया, जो कट जाता है endothelial layer lining, and make it easier for cholesterol and fat deposit to attach to the wall of the arteries. Fatty deposit causes arteries to narrow and the heart has to work harder to push the blood through. When the heart has to work harder, it gets weaker. So what does it mean? Fat deposit in the arteries are the greatest cause of stroke and heart attack. The heart muscle is weaker and less able to pump blood which carries oxygen and nutrients. Vital organ gets damaged because they don't get enough nutrient due to the reduced blood flow. कौन कौन से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हाइपरटेंशन को होने में प्रोवोक करते हैं, हेल्प करते हैं? दो टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होता है कि वो रिस्क फैक्टर जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं, उसे बोलते हैं मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या होता है, जिन पे हमारा कोई बस नहीं होता, जिनको हम कंट्रोल में नहीं ला सकते। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? एक ओबेसिटी, मतलब जो मोटापा, मोटे लोग जाते हैं उसके बारे में ओबेसिटी। पुअर डाइटरी हैबिट्स, हाई सोडियम इनटेक, नमक का प्रयोग ज़्यादा जो करते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो आदमी बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा टहलते घूमते नहीं हैं। या हाई अल्कोहल कंजम्पशन, जो ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा कंज्यूम करते हैं, वो आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इनको हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए फिर से, ये क्या है? ओबेसिटी, पुअर डाइटरी हैबिट्स, हाई सोडियम इनटेक, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हाई अल्कोहल कंजम्पशन। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं जिन पे हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? जैसे एज में किसी का नहीं, बस नहीं है। इंक्रीज एज, मेल जेंडर, मेनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है, और रेस। तो ये कंडीशन है जिनकी वजह से भी जो होता है ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर हो गया तो जानना चाहिए ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन या बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो मोस्ट कॉमनली जो लोगों के अंदर होता है उसे बोलते हैं वो होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि 90 से 95% लोगों के अंदर इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी है जो डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, जो बहुत कम होता है, 5 से 10% चांस लोगों के अंदर ऐसा होता है। तो अननोन कौन से हैं? प्राइमरी, जिनका इटियोलॉजी नहीं है, जिनके बारे में हम बता नहीं सकते कि किसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हुआ है। तो ये 90 to 95% केस में होता है। इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो 5 से 10% लोगों के अंदर होता है, इसमें किसकी वजह से हो सकता है? इसके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक किडनी अबनॉर्मलिटी, किडनी की दिक्कत की वजह से, नैरोइंग ऑफ द सर्टेन आर्टरीज, रेयरली ट्यूमर्स, एड्रेनल ग्लैंड अबनॉर्मलिटीज और प्रेगनेंसीज। बेसिकली जब कभी कोई भी व्यक्ति जिसको यंग इंडिविजुअल, यंग एज मतलब 40 साल के पहले अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो चांसेस भी होता है कि उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। 40 साल की उम्र के बाद अगर किसी को ब्लड प्रेशर डेवलप होता है तो वो चांसेस होता है कि वो इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। इसलिए जब कभी ब्लड प्रेशर 40 साल के पहले लोगों को डिटेक्ट होता है तो हमेशा रूल आउट करना होता है कि कहीं कोई सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो कारण क्या है, उसको पता लगाए जिससे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सके।
व्हेन टू सस्पेक्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी मतलब कब हम बोलेंगे सस्पेक्ट करेंगे, डॉक्टर कब सोचता है हाँ इस व्यक्ति को प्राइमरी वाला नहीं, 90 से 95% वाला नहीं, ये 5 से 10% वाले केस सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? नंबर 1, यंग पेशेंट विद हाइपरटेंशन, जिसका एज हमने बोला 40 साल से उम्र तक जो लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर पता लग जाए, सोचना चाहिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। दूसरा, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब किसी के उनके घर में किसी को पहले हाइपरटेंशन नहीं हो, इनको पहली बार हुआ हो। फैमिली में हाइपरटेंशन किसको? माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, चाचा को, मामा को, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री में आते हैं। अगर इनमें से किसी को ब्लड प्रेशर अगर है होता है तो बोलते हैं फैमिली है, फैमिली हिस्ट्री हो गई। अगर इनमें से किसी को नहीं है, अगर उस व्यक्ति को पहली बार हुआ है, यानी कि क्या है वो सोचना चाहिए आखिर ऐसा हुआ है तो कहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं। दूसरा, पास्चुरल फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर। पास्चुरल फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पहले हम ब्लड प्रेशर पेशेंट को जो होता है लेटाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर हम लेते हैं, उससे हम बोलते हैं कि अब आप खड़े हो जाओ बिना कोई सपोर्ट्स के। उस लेटाने के खड़े होने को 3 मिनट के लिए हमको खड़ा करते हैं। उसके बाद अगर हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, अगर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल हुआ 20 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा, तो इसका मतलब हुआ वो आर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन या पास्चुरल फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या रेजिस्टेंट और रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट और रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन उसे बोलते हैं वो व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, वो 2 दवाइयाँ ऑलरेडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चल रही हैं, उसके बावजूद भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंट और रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रख के इलाज करते हैं कि जिनके बारे में पता लगता है कि भैया सेकेंडरी हाइपरटेंशन है कि प्राइमरी। तो सबसे पहला क्या है? यंग इंडिविजुअल, 40 साल से उम्र से पहले, कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, पास्चुरल फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जिनका हो जाए मोर सिस्टोलिक हो जाए मोर देन 220, डायस्टोलिक अगर हो जाए मोर देन 120, और रेजिस्टेंट और रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। इसमें अगर व्यक्ति को ये हो गया कि हाँ भाई अब जो है ब्लड प्रेशर हो गया, अब यह है कि क्लिनिकल फाइंडिंग क्या क्या पेशेंट के सिम्टम हो सकते हैं। हमने बोला मैक्सिमम कंडीशन में जो होता है पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको साइलेंट होता है, उनको कोई सिम्टम नहीं होता। ना ही बोलेगा कि हमको हेडेक हो रहा है, ना ही हमको बोला है कि ब्लड विजन मतलब आँख के सामने अंधेरा छा रहा है, ना हमें वो बोलेगा कि हमको चेस्ट पेन है, ना ही ब्रीथिंग पेन, कुछ भी नहीं। आराम से आया, बोला डॉक्टर साहब हम तो गए थे, हमको पेट में दर्द था और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि हम तुम्हारा ब्लड प्रेशर है। तो ज़्यादातर 90 से 95% जो होता है हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनके कोई काज नहीं होता। और जो दूसरा चीज़ जो इनके जो काज होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा आर्गन इन्वॉल्वमेंट है, मतलब लंबे समय से ब्लड प्रेशर होने के कारण कौन सा आर्गन डैमेज हुआ है, उसकी वजह से जो सिम्टम डेवलप होते हैं उसी के आधार पे हमें पता लगता है। तो क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग आर मेनली रेफरेबल टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टारगेट आर्गन्स। कौन से टारगेट आर्गन हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर वजह से उनको दिक्कत आते हैं? हार्ट में अगर दिक्कत हुआ तो पेशेंट को क्या हो सकता है? चेस्ट पेन हो सकता है। दूसरा, ब्रेन में अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो पेशेंट को क्या होता है कि हेमरेज हो जाता है, वहाँ की जो दिमाग की जो नस होती है फट जाती है, तो हेमरेज हो सकता है। किडनी की प्रॉब्लम, किडनी की वजह से में क्या होगा, उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। दूसरा, वहाँ पे इसमें मेनली इफेक्ट कौन करता है? जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है रीनल आर्टरी, उसके अंदर अगर रुकावट आ जाती है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो रीनल आर्टरी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इसमें कैसे हमको पता लगता है? बेसिकली इनमें डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो हमने 80 बोला था वो बढ़ा हुआ होगा 100 के आसपास, मतलब वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा इस कंडीशन पे। और इसमें आई की जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो फट जाती हैं तो आँख में पूरा लाल लाल नज़र आता है। पेरिफेरल आर्टरीज, आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों को नाक से खून आने लगता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से। तो ये सब है जो टारगेट आर्गन जिनकी वजह से वो सिम्टम्स या लेबोरेटरी फाइंडिंग हमें पता लगते हैं। तो टारगेट आर्गन कौन कौन से हैं? हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, आई है, पेरिफेरल आर्टरीज। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, यूजुअली नो सिम्टम्स, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज साइलेंट किलर। इसलिए हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। अगर सिम्टम हो सकते हैं तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? मे हैव हेडेक। हेडेक बेसिकली कहाँ होता है? ऑक्सीपिटल रीजन पे, पीछे की तरफ पेशेंट को बोलेगा कि हमें दर्द हो रहा है। और ज़्यादातर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, जब आदमी सोता है, सुबह उठता है, तब उसको जो होता है हेडेक होता है। ब्लरिंग ऑफ विजन, आँख के सामने अंधेरा छाना, या कभी कभी पेशेंट बोलेगा कि हमें जो होता है कोई चीज़ दो डबल नज़र आ रही है, तो ये होता है। चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, सोमनिलेंस हो सकता है, मतलब उसको लगेगा कि हमको जो है नींद सी आ रही है, या गिडीनेस हो सकता है, पेशेंट बोलेगा कि हमें चक्कर आ रहे हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं।
तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं? हेडेक, बेसिकली हमने बोला ऑक्सीपिटल रीजन में होता है पीछे की तरफ, या हमने बोला जब आदमी सुबह मॉर्निंग पे उठता है सो के तो उस समय जो होता है हेडेक होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, या बोलेगा कि कोई भी चीज़ हमें दो दो बार नज़र आ रही है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आना जैसे गिडीनेस, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। ये हमको ने ये पता लगा लिया कि हाँ भाई अब इसको जो है हाइपरटेंशन है, सिम्टम्स के द्वारा पता लगा लिया कि ये सिम्टम्स हैं और ब्लड प्रेशर नाप लिया कि है। अब नंबर आता है कि अब हमको जब कभी किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो अब हमको क्या क्या चीज़ उसको चेक करना है, कौन कौन से पार्ट को पहले चेक करना है, जिससे कि अब हमको पता लगे कि अगर इसको ब्लड प्रेशर है तो इस ब्लड प्रेशर में क्या आर्गन को, कोई किसी ने आर्गन में दिक्कत तो नहीं है किया, तो वो चीज़ है। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, आँख देखते हैं। जब हमने बोला ना आँखों में लाल आ जाती है, आर्टिस्ट में फट जाती है, तो वो चीज़ देखते हैं फंडस एग्जामिनेशन। तो क्या पता लगाते हैं फंडस में? इसमें फंडस एग्जामिनेशन फॉर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसमें फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें देखते हैं आर्ट्रियोलर नैरोइंग है, फोकल आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन, आर्ट्रियोवेनस क्रॉसिंग चेंजेस, हेमरेजेस, एक्सुडेट एंड डिस्क एडिमा। ये एक फंडस होता है, उसके द्वारा फंडस एग्जामिनेशन करते हैं आँख का। हम नेक एग्जामिनेशन ऑफ द नेक में क्या करते हैं, जो कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है उसके अंदर हम स्टेथोस्कोप को सुनते हैं, वहाँ पे ब्रूई होती है। ब्रूई हमें कब सुनाई पड़ेगी? जब क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, जब भी हमने पहले बोला था कि इसमें कि जो हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड में, और जो उसकी जो फोर्स से ब्लड करता है तो धीरे से क्या होता है कि वहाँ पे जो हार्ट की आर्टरीज अंदर की वाली लाइनिंग होती है वहाँ पर ब्रेक कर जाता है, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर अगर गलती से कैरोटिड आर्टरी के अंदर ऐसा हुआ तो वहाँ पर जब फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो जब कभी भी वो जब फैट बढ़ जाएगा तो वहाँ का रास्ता सिकुड़ जाएगा। तो अगर वो नैरोइंग मोर देन 70% हो जाता है तो हमें जो होता है एक स्पेशल आवाज़ सुनाई पड़ती है कैरोटिड आर्टरी में, जब स्टेथ्स लगा के हम सुनते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रूई। तो वो चीज़ हमें पता लगाना होता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द नेक में फॉर कैरोटिड ब्रूई, डिस्टेंडेड वेन्स, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ये सब देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द हार्ट को देखते हैं। हार्ट में देखते हैं रिदम कैसी है, रेगुलर है कि नहीं है। अब साइज देखते हैं हार्ट का साइज, क्योंकि इसके अंदर बढ़ जाता है, आगे हम बात करेंगे अभी। पेरिकार्डियल हीव, क्लिक्स, मरमर, S3 या S4 गैलप रिदम के बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें S4 प्रोमिनेंट होता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर हो गया तो उस कंडीशन में S3 रिदम भी पड़ती है, जिसमें गैलप रिदम आ जाती है। एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स में हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं, राल्स तो नहीं है, क्या कोई ब्रोंको स्पाज्म तो नहीं है, वो सब हम देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन, इसके जो अब जैसे हमने बोला था अभी कि कैरोटिड आर्टरीज के अंदर अगर मोर देन 70% रुकावट हो जाती है तो हमें स्पेशल साउंड सुनाई पड़ती है, जिसे बोलते हैं कैरोटिड ब्रूई। वैसे ही हमारे इसके अंदर एब्डोमेन में जो किडनी होते हैं, किडनी में जो ब्लड सप्लाई करती है रीनल आर्टरी, उसके अंदर भी अगर रुकावट हो जाए वो भी साउंड सुनाई पड़ती है, जिसे बोलते हैं रीनल ब्रूई। वो रीनल ब्रूई को हम देखते लगाते हैं। दूसरा चीज़ स्प्लीन को पल्पेट करते हैं, किडनी के साइज को पल्पेट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर द ब्रूई, इनलार्ज्ड किडनी मास एंड एब्नॉर्मल एवार्टिक पल्सेशन, एवार्टिक पल्सेशन देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी फॉर डिमिनिश्ड और absent peripheral arterial pulsation, ब्रूई एंड एडिमा देखते हैं। डिलेड और absent femoral arteries pulses and decreased blood pressure in the lower extremity may indicate the aortic cocktail। दूसरा सातवां न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और दिमाग की अगर नस फट जाती है तो उसे बोलते हैं पैरालिसिस, या हिंदी बोलते हैं आम पब्लिक बोलती है लकवा मार गया। तो उस कंडीशन पे भी हमको एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, दिमाग के स्टेटस को पता लगाने के लिए। अब कौन कौन से हमको टेस्ट कराने होंगे जिसके माध्यम से हमको और पता चलेगा कि अगर ये पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो इसमें कौन सा आर्गन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एक्सक्लूड द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हमको यूरिन का टेस्ट करना होता है, उसमें हमको देखना प्रोटीन और ब्लड है कि नहीं। सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमको सोडियम पोटेशियम देखना होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल जो हमें पता लगेगा कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसी है। हीमोग्लोबिन, ईसीजी से हमें पता लगता है कि हार्ट का एक्सिस क्या है, कि इसके अंदर जो होता है हार्ट के अंदर इफेक्ट किया तो एलवी स्टेन पैटर्न बोलते हैं, वो ब्लड प्रेशर की वजह से वो आया कि नहीं। अगला इकोकार्डियोग्राफी से हमें क्या देखना है हाइपरटेंशन वाली पेशेंट को, इनके जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उस कंडीशन पे जो हार्ट को ज़्यादा मेहनत पंप करना होता है, तो इससे जो होता है कुछ समय के बाद उसकी हार्ट की मसल मोटी हो जाती है। तो उसको हमको हार्ट की मसल की थिकनेस
पता लगता है। ये हम आपको बताना चाहते हैं एग्जाम्पल देके कि हम नॉर्मली जो होता है आदमियों का दाएं, जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो हाथ ज़्यादा स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि दोनों हाथ में वही हड्डियां हैं, वही मसल दोनों की हैं। लेकिन जब जिस आदमी सपोज को राइट हैंड से काम कर रहा है तो वो हाथ ज़्यादा काम करने से वहाँ की मसल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उस हाथ की मसल स्ट्रांग करने से क्या होता है, वहाँ की मसल मोटी हो गई। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा काम करने से। ऐसे ही हमारा जो है हार्ट होता है, हार्ट हमारा मसल का बना होता है। तो नॉर्मली अगर ऊपर वाले ने बोला कि 120/80, 110/70, 130/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इस ब्लड प्रेशर के लिए ये हमारी तुम्हारी हार्ट की मसल है। लेकिन किसी कारणवश जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो हार्ट की मसल क्या होती है, मोटी हो जाती हैं। तो वो चीज़ हमें पता लगाना होता है। तो इसे बोलते हैं हम, अगर इको से पता लगता है कि पेशेंट को कंसेंट्रिक एलिवेज है कि नहीं। दूसरा, चेस्ट एक्सरे से पता लगाना होता है। और अब्डोमिनल इमेजिंग स्टडीज़, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इससे बेसिकली हम क्या पता लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड क्यों लिखते हैं, इसमें हमको बेसिकली दो चीज़ें देखना होता है इसके अंदर। सबसे पहले चीज़ साइज ऑफ द दोनों किडनी, बोथ किडनी का साइज क्या है। और तीसरा, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिस बोलते सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड में कोई मांस वगैरह तो नहीं हुआ है, वो चीज़ हमें देखना होता है। और हमें क्या देखते हैं, एक रीनल डॉपलर भी कराते हैं, क्योंकि हमको रीनल आर्टरी से देखना है कि वहाँ पर कोई रुकावट है कि नहीं, ये कराते हैं। ये इस फिगर से हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हार्ट अगर नॉर्मल हार्ट है जिसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, तो उसकी देखिए हार्ट की मसल की थिकनेस बहुत पतली सी नज़र आ रही है, ये हार्ट कम होता है। लेकिन अगर वही हाइपरटेंसिव हार्ट हो गया, जिनको हार्ट ब्लड प्रेशर काफ़ी समय से है, तो उसकी देखिए हार्ट की मसल की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम दिखाना चाहते हैं, इसमें हार्ट का शेप साइज ऐसे बढ़ जाता है। पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय से हो गया तो बोलते हैं कि इस पेशेंट को का हार्ट बढ़ गया साइज, जिसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी वाला। तो हाइपरट्रॉफी वाला जो हार्ट होता है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन किया जाए तो ऐसे ही नज़र आता है। तो कब हम बोलेंगे इस कंडीशन को कि हाइपरट्रॉफी हो गया? तो दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वेरी थिक, स्लाइटली ओवर 2 सेंटीमीटर इन थिकनेस, बट द रेस्ट ऑफ द हार्ट इज़ नॉट ग्रेटली enlarged. This is typically for hypertensive heart disease. The hypertension creates a greater pressure load on the heart to induce the hypertrophy. मतलब केवल इसके अंदर हाइपरटेंशन की वजह से केवल हार्ट की मसल मोटी हुई है, उसकी थिकनेस है, बाकी अंदर का जो स्ट्रक्चर है, पेपलिन मसल दिख रही हैं, उसको जो कार्डियक टेंडेनी है, बाकी जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली दिख रहे हैं, एक नॉर्मल शेप और साइज के हैं। तो केवल इसके अंदर जो होता है हार्ट की मसल साइज बड़ा है, जिसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। इसका हमने फिर से क्रॉस सेक्शन किया तो उसमें देखिए हार्ट की जो मसल है, जो पहले आपको हम दिखा रहे थे इलिप्सॉइड शेप में, वो हमने जब काटा, नॉर्मली जो हार्ट का जो शेप होता है उसे बोलते इलिप्सॉइड शेप में होता है। जब हाइपरटेंशन होता है तो चारों तरफ से हार्ट की मसल जब मोटी जाती है तो वो गोल सर्कुलर से नजर आ रही है, जो आपको इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मार्कली थिक एंड इन दिस पेशेंट with severe hypertension that was untreated for many years. The myocardial fibers have undergone hypertrophy. ये बोलते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ये चीज़ हमें रूल आउट करना जरूरी होता है कि इसने भी हार्ट को इफेक्ट किया कि नहीं, क्योंकि फिर अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है और जिनको अगर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हमें मिलता है, फिर हमको वो मेडिसिन देना होता है जो कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करे और ये जो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है, जो हार्ट की मसल की जो थिकनेस है वो आगे बढ़ने से रोके या जितना है उतना ही रहने दे। क्यों? इससे क्या होगा, अगर ये धीरे होगा तो पेशेंट को एक होता है, पेशेंट बोलता है कि हमें अब कुछ काम करने पे या सीढ़ी चढ़ने पे हमें सांस फूलता है, जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन। मतलब नॉर्मली जो होता है क्या करता है, हार्ट जब ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड आता है हार्ट के अंदर तो पेशेंट जो हार्ट की मसल होती रिलैक्स करती, फैलती है। तो लेकिन अगर जब मोटा हो जाता है तो क्या होता है, इनफ मात्रा में फूल नहीं पाती, तो वो पंप ब्लड जो होता है जितना चाहिए उतना वो नहीं आ पाता। तो इसमें मरीज को होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन, जिसको ग्रेडिंग किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के इसमें, और वो हम उसके बेस में हम जो होता है आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसे कि सपोज सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो गया, एक हाइपरटेंशन के लिए जो डिफरेंट टाइप के हम टेस्ट करते हैं रूल आउट करने के लिए, उसके लिए हम बता रहे हैं कि कौन डायग्नोसिस लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए हमें क्या देखना होता है, एस्टिमेट करते हैं GFR, या हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे पता लगाते हैं कि साइज ऑफ किडनी। उसमें नॉर्मली जो होता है CKD के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर कंस्ट्रिक्टेड साइज किडनी आती है, साइज छोटा आता है।
अगर किसी व्यक्ति को हमने सस्पेक्ट किया डिलेड है रेडियल और फेमरल पल्स जो हमने देखा, तो उसके लिए हम कॉक्टेशन ऑफ एवोर्टा डायग्नोसिस करना है, हमें सिटी एंजियोग्राफी करना होता है, उसके देखना होता है कि एवोर्टा में कहीं कॉक्टेशन है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति को हमने सस्पेक्ट किया कि अगर कसिंग सिंड्रोम है या अदर ग्लूकोकार्टिकोइड एक्सेसिस स्टेट्स इंक्लूड क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी, उसके लिए हमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करना होता है। ये डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं कि रात को 11 बजे 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है स्टेरॉइड का, वो लगाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग 8 बजे वो हम उसको चेक करते हैं ब्लड लेवल में। अगर उसका लेवल मोर देन 140 मिलीमोल से ज़्यादा मिलता है तो हम बोलते हैं हाँ डेक्सामेथासोन टेस्ट इज पॉजिटिव। ड्रग इंड्यूस बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसको ध्यान देना है हमको। जब कभी भी कोई ड्रग लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बेसिकली आम जो जनरली यूज़ करते हैं कि दर्द की दवाई जो ज़्यादा आदमी अपने आप खा लेता है, जैसे ब्रूफिन आम लोग खा लेते हैं, तो ब्रूफिन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसे बोलते हैं NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें ब्रूफिन है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसका साइड इफेक्ट है। तो इसको लेने के पहले ज़रा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा स्टेरॉइड्स, नामली जो होता है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं स्टेरॉइड पेशेंट्स को, उसकी वजह से भी जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। टैबलेट्स आती है वाइसलोन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, तो ये वाइसलोन जो ड्रग होता है अगर लंबे समय से तक अगर यूज़ किया जाएगा तो इससे भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तीसरा जो फीमेल्स यूज़ करती हैं OCPs पिल्स, उसका भी साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से जो होता है पेशेंट की ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगला लियोथायरॉक्सिन, जिनको थायराइड होता है जो ड्रग लेते हैं, उसकी वजह से भी जो होता है ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ जो होता है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग होती हैं, उसकी वजह से भी जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी का सेवन करते हैं उसमें वो भी जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ड्रग्स हैं जो उनको रोज़मर्रा में जो यूज़ होती हैं, ब्रूफिन वगैरह, इनके बारे में ज़रा लेने के पहले थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और दूसरा, ज़्यादा मात्रा में NSAID के लेने से क्या होता है, पेट के अंदर जो होता है एसिड ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस्ट्राइटिस होता है। इसलिए इनको ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, सेवन करने के पहले ज़रा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हो गई जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला है फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके लिए हम 24 आवर यूरिन मेंडानेफ्रिन की जांच कराते हैं और नॉन मेंडानेफ्रिन, उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं हाँ इस पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है कि नहीं। प्राइमरी एल्डोस्टेरोन एंड अदर मिनरलोकार्टिकोइड एक्सेस स्टेट्स, ये इसके लिए क्या करते हैं, 24 आवर यूरिनरी एल्डोस्टेरोन लेवल पता लगाते हैं और स्पेसिफिक मेजरमेंट फॉर अदर मिनरलोकार्टिकोइड्स। बेसिकली जो फियोक्रोमोसाइटोमा है या एल्डोस्टेरोन में, इनके अंदर भी ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है तो इनके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान देना होता है। जो ये है क्या नाम है एल्डोस्टेरोन, ये मुख्यतः दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी एल्डोस्टेरोन, दूसरा होता है सेकेंडरी एल्डोस्टेरोन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्राइमरी एल्डोस्टेरोन होता है इसके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन विदाउट एडिमा, मतलब पैरों में कहीं पे भी फूला नहीं होगा, एडिमा नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी वाले के अंदर क्या होता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा लेकिन क्या होगा, विद एडिमा हो सकता है। तो ये डिफरेंस डायग्नोस के लिए है। अगला रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, इसके अंदर क्या है कि हमें डॉपलर स्टडी कराना होता है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे किडनी है, किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है रेनल आर्टरी, तो उसके अंदर रुकावट अगर आ जाती है, उसकी वजह से फिर आगे जो होता है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हमारे जो किडनी से जो होता है सिक्रीट होता है रेनिन, वो रेनिन जब ब्लड के अंदर जब सिक्रीट होगा तो वो ब्लड प्रेशर आगे बढ़ा देता है, तो वो चीज़ हमको देखना होता है। स्लीप एपनिया, थायराइड, पैराथायराइड डिजीज़ के लिए हमको TSH और सीरम पैराथायराइड हार्मोन के लेवल चेक करना है। ये सब चीज़ें हो गई, हमने बात कर लिया कि ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, कितना लामन होना चाहिए, कितना प्री हाइपरटेंशन स्टेज है, कितना स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं, ये सब हमने कर लिया। अब हमको ये क्वेश्चन बनता है कि ठीक है सब तो जान गए, व्हाट कैन आई डू, क्या करूँ मैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज़, ये हमेशा दिमाग में रखना है सबको। हम आज इस मंच के द्वारा ये बताना चाहते हैं क्योंकि लोगों के अंदर ये मिथ है कि लोग क्या बोल करते हैं कि ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर साहब पास गए, दवाई खा लिया और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, अब हमको दवाई नहीं खाना, क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया ना। ये दिमाग से हटाना है कि ब्लड प्रेशर एक बार अगर हो गया तो इसकी दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की सलाह मांगी, दवाई लेते रहे, तो ये हो सकता है कि आज अगर एक दवाई की मात्रा जो चल रही है 5 मिलीग्राम चल रही है, कल वो 2.5 मिलीग्राम हो सकती है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आज 1 गोली है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, कुछ समय बाद 2 गोली होंगी, 3 गोली होंगी, फिर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। इसलिए कभी भी अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर का जिनकी जड़ से नहीं, लोग होते हैं ना जड़ से ही ठीक हो गया, ये ऐसा नहीं है।
तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज। ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड नॉट क्योर्ड, इसको बस केवल कंट्रोल में रखा जा सकता है, एकदम से हटाया नहीं जा सकता, ये दिमाग में रखिए। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा तो जो स्ट्रोक में बहुत आजकल आपने देखा होगा जिनको बोलते हैं कि लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, उसको कम किया जा सकता है, हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है, हार्ट फेलियर को कम किया जा सकता है, किडनी डिजीज़ को भी कम किया जा सकता है। ये सब अपने हाथ में है, इसलिए प्लीज़ डॉक्टर की सलाह को मानिए और प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या दवाइयों का सेवन करिए। अपने आप ना ही दवाइयों को बंद करिए, अपने आप ना ही दवाइयों की मात्रा को बढ़ाइए या घटाइए। प्लीज़ डॉक्टर की सलाह को मानिए। लूज वेट इफ़ यू आर ओवरवेट, इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। गेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, आदमी को कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक हफ्ते में 5 दिन करना है, जिससे कि आपका जो होता है वेट कंट्रोल में रहे। गेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको रोकना है। स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो स्मोकिंग को रोकना एकदम से। मैनेज योर स्ट्रेस, डिक्रीज द साल्ट इनटेक, खाने में नमक की मात्रा। जब कभी किसी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हमेशा उनको ये रहता है कि हमको डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भैया नमक नहीं खाना, तो उनके दिमाग में रहता है कि हमको एकदम से नमक नहीं खाना। नहीं, नमक जो मात्रा घर पे सब लोग खाने में यूज़ करते हैं, बाकी सदस्य लोग, उतनी ही मात्रा में नमक का सेवन करना है। ऊपर से हमको नमक का सेवन, नमक ऊपर से नहीं लेना है। अचार वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि अचार में नमक की मात्रा होती है, तो हमको एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। जो कि नॉर्मली जो घर पे खाने में नमक पड़ता है उतना आप लोग ले सकते हैं। ईट फॉर हार्ट हेल्थ, डिस्कस द यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद योर डॉक्टर्स, क्योंकि अभी हमने पहले बात किया कि OCP के सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इसको सेवन करने के पहले प्लीज़ पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर OCP का सेवन करना चाहिए। डिस्कस द यूज़ ऑफ सम मेडिकेशन विद योर डॉक्टर, जो अभी हमने बोला था कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जो कि आम ज़िंदगी में ज़्यादा लोग ब्रूफिन, कभी किसी को सिर दर्द हुआ, पेट में कहीं कोई चोट लगी तो ब्रूफिन ले लेता है, तो इसलिए इनको ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली जो लोगों को ब्लड प्रेशर है उन लोगों को दवाइयाँ यूज़ करने के पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। अब ट्रीटमेंट कैसे जो होता है, इस ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति को डायग्नोस हो गया तो कैसे इसका जो होता है कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या आता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट एंड मैनेज द हाइपरटेंशन। इसके लिए सबसे पहले क्या है, वेट रिडक्शन। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना जो होता है वेट को रिडक्स करना है। अडॉप्ट डैश ईटिंग प्लान, डैश का मतलब क्या होता है, डाइटिंग अप्रोच सिस्टमिक हाइपरटेंशन का जो प्लान है, जो उसी के आधार पे जो होता है खाने का सेवन करना है। डाइटरी सोडियम रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, ये बेसिकली जो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देना है। वेट रिडक्शन, जो नॉर्मली जो होता है आदमी को कितना जाने की इतना जो होता है उसका वेट होना चाहिए, ये डिपेंड करता है BMI के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स, जो नॉर्मली जो होता है कितना होता है 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये जो होता है कि आदमी का नॉर्मल बॉडी वेट होता है, ये आदमी को मेंटेन रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसका जो होता है ओवरवेट है, अगर उसने 10 किलोग्राम तक वेट कम किया है तो नॉर्मली जो होता है, अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी है तो उसको 5 to 20 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डैश डाइट ईटिंग प्लान का पालन करता है तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर 8 से 14 मिलीमीटर मरकरी कम हो सकता है। डैश डाइट में क्या आता है, कंज्यूम ए डाइट रिच इन फ्रूट्स, ज़्यादा जो होते हैं फलों का सेवन करना है, सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा, मतलब तेल वगैरह की मात्रा, घी की मात्रा कम करना है। अगर आदमी दूध का सेवन कर रहा है तो उसके अंदर जो ऊपर का जो बोलते हैं मलाई है, वो पार्ट जो होता है क्रीम वाला पार्ट हटा के यूज़ करना है। रिड्यूस द कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड एंड टोटल फैट्स, मतलब फैट का हमको कम करना है। तो ज़्यादा मात्रा में क्या यूज़ करना है, फ्रूट्स यूज़ करना है, हरी सब्जियाँ यूज़ करना है, ग्रेन्स करना है। सबसे आजकल है कि जो काले चने होते हैं या दालें होती हैं, वो अगर उसको जो होता है पानी में हम रख दें, उसमें जो स्प्राउट्स निकलते हैं, उसको अगर हम सुबह खाली पेट अगर उसका सेवन करें तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर, अगर जिनको ब्लड प्रेशर है तो वो 8 to 14 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर कम होने के चांस होते हैं। डाइटरी सोडियम रिडक्शन, ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन नहीं करना है। नमक का ज़्यादा मात्रा मतलब एक्स्ट्रा हमको नमक नहीं डालना खाने में।
तो रिड्यूस द डाइटरी सोडियम इनटेक टू नो मोर देन 100 मिलीमोल पर डे, यानी 2.4 ग्राम सोडियम और 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड होना चाहिए डेली बस। इससे 2 to 8 मिलीमीटर मरकरी जो होता है ब्लड प्रेशर कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी इसमें क्या है, इंगेज इन रेगुलर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी सच एज ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट पर डे मोस्ट डे ऑफ द वीक। इसमें क्या है कि बेसिकली जो होता है 5/7 हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 5 दिन आदमी को कम से कम 30 to 45 मिनट जो होता है ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है थोड़ा आदमी जो होता है थोड़ा तेज चलना चाहिए, जिससे कि इस तरह चले कि शरीर से पसीना निकले। तो ये इतना करने से जो होता है व्यक्ति का 4 to 9 मिलीमीटर मरकरी जो होता है ब्लड प्रेशर कम होने के चांस होते हैं। मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल की मात्रा। बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलर मैं कभी किसी अपने मरीज को कभी सलाह नहीं देता कि तुम अल्कोहल का सेवन करो, क्योंकि इसका अल्कोहल जो मात्रा में जो लोग लेते हैं उनका कोई लिमिट नहीं होता। अगर हम उनको बोल भी दें कि भैया 2 पैक लगा लेना, तो उनका 2 पैक की मात्रा क्या होती है वो उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो बेसिकली जो रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि लिमिट कंजम्पशन टू नो मोर देन 2 ड्रिंक्स, 2 ड्रिंक्स ज़्यादा मेल्स के लिए नहीं है। वो ड्रिंक्स की मात्रा क्या है, नॉट मोर देन 40 ग्राम एथेनॉल पर डे इन मोस्ट मेन एंड 2 नो मोर देन 1 ड्रिंक पर डे इन द वीमेंस एंड लाइटर वेट पर्सनस। तो ये फीमेल्स के लिए है। तो इसका अगर इसके कोई भी है व्यक्ति है जिनको ब्लड प्रेशर है, अगर इस मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो उनका जो होता है जो ब्लड प्रेशर है 2 to 4 मिलीमीटर मरकरी कम होने के चांस होता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इससे ना कि केवल ब्लड प्रेशर में दिक्कत आती है, इससे हार्ट के अंदर भी दिक्कत आती हैं। इसलिए अल्कोहल का सेवन करना मना है, अल्कोहल और सिगरेट दोनों का। अब ट्रीटमेंट में करने के पहले जो हम एक एल्गोरिथम हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले कैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमने बता दिया, अगर उससे ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर आगे क्या करना है। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि उसका जो होता है वेट रिडक्शन करना है, डाइट करना है, फिजिकल एक्टिविटी लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, ये सब जो हमने बात किया। अगर उससे भी जो होता है अपने गोल पे ब्लड प्रेशर में नहीं आया, जो गोल ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है, जो पहले हमने बात किया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, लेस देन 120/80 mmHg, उससे कम रखना है। आगे अभी हम बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति है जिनको डायबिटीज़ है या किडनी डिजीज़ है, उनका जो आइडियल ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रखना होता है लेस देन 130/80 mmHg। तो इस आइडियल वेट में रखना है। अगर इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, ड्रग देना होता है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देना होता है। तो इसमें भी ध्यान देना होता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है तो देखना है कि विदाउट कंपेलिंग इंडिकेशन, मतलब कि कोई आर्गन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसके अंदर। दूसरा चीज़ कंपेलिंग इंडिकेशन मतलब कि कोई जो होता है आर्गन का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन के लेवल में आते हैं या स्टेज 2 हाइपरटेंशन के बाद में आते हैं विदाउट कंपेलिंग इंडिकेशन, तो सबसे पहले जो हम लोग ड्रग देते हैं थायराइड डायरेटिक्स ड्रग देते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरोथायराइड आता है। ये हमारी जो होता है ब्लड प्रेशर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर ये दे सकते हैं, या हम कंसीडर कर सकते हैं एसिनमीटर, जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने लिख दिया होपेस, कार्डेस, ये दवाइयाँ हैं, इसको दे सकते हैं। ARB मतलब इसके अंदर दवाई आती हैं, लोसार्टान, टेलमिसार्टान, ओल्मिसार्टान, ये दवाइयाँ। बीटा ब्लॉकर, मेटापोलोल, बिसोपोलोल, कार्बिडोलोल, ये दवाइयाँ इसके अंदर आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो देखते हैं वो ज़्यादातर कॉमन यूज ड्रग होती है, अम्लोडिपिन ड्रग होती है, अम्लोगार्ड, अम्लोप्रेस, इस नाम से आती हैं। ये दवाइयाँ हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, या इनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी दे सकते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, उसके अंदर टू ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हम ड्रग ऑफ चॉइस का थायराइड ये देते हैं, या इसके साथ जो मिलाते हैं एसिनमीटर, जो अभी हमने बात किया, कार्डेस, होपेस, रेमीप्रेस के नाम से दवाई आती हैं। ARBS में लोसार्टान, टेलमिसार्टान, ओल्मिसार्टान के नाम से दवाई आती है। बीटा ब्लॉकर, मेटापोलोल की जो दवाई आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो अम्लोडिपिन है, ये सब हम जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे सकते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। वो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है जिसके अंदर कंपेलिंग इंडिकेशन है, उनके अंदर क्या करना है, अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में क्या है, डायरेटिक्स, एसिमीटर, ARBS, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब जो होता है कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम देते हैं। अगर इसके बावजूद भी हमने देखा नॉट एट गोल ब्लड प्रेशर, अभी भी हमको जो आइडियल ब्लड प्रेशर चाहिए अभी भी नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, हम डोज को बढ़ाते हैं, या ड्रग को उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को 2 दवाई चल रही है तो 6 दवाई जोड़ते हैं। तो ऑप्टिमाइज द डोसेस आर एडेड एडिशनल ड्रग अंटिल गोल ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो पहले बात करते हैं तो हमारे ड्रग ऑफ चॉइस है
डायरेटिक्स में थायराइड डायरेटिक्स, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरोथायराइड 12.5 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम की जो आती है दवा वो हम देते हैं। इसके अलावा भी दवाइयाँ हैं जो यूज़ होती हैं, लाइसिस के नाम से दवाई आती लगती हैं, जो इंजेक्शन होता है, टैबलेट भी आता है फुरासमाइड, ये हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर डाइटोर आता है, वो हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर जुड़ आ गया है, ज़्यादा जो इकट्ठा हो गया उसको बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, जिससे जो होता है ब्लड प्रेशर कम करता है। तो डायरेटिक देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में क्या है, मेटापोलॉल होती है, कार्बिडोलोल होती है। ये क्या करती है, हमारी हार्ट रेट को भी कम करती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। कैल्शियम एंटागोनिस्ट, ये अम्लोटिबिन अम्लोप्रेस के नाम से आती है, ये भी हमारी जो होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो एसी इनहिबिटर होती है, इसके अंदर आती है कार्डेस, जो ज़्यादा यूज़ होती है, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये दवाई देती है। ये क्या करती हैं, बेसिकली ये भी जो होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली इनका रोल इस किस में आता है, ये एक हमने बात किया था अभी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें की वजह से जो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसको जो होता है वो ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर में क्या आता है, लोसार्टान आता है, टेल्मिसार्टान आता है, ओमलिसार्टान आता है, ये दवाइयाँ हम देते हैं। और डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं, वासोडाइलेटर्स, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अगला बनता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये काफ़ी सीरियस है, जिसके अंदर जो होता है जब कभी इतना ब्लड प्रेशर होता है 220 या 120 से ज़्यादा होता है, तो इसमें जो होता है पेशेंट को चांसेस होता है कि नाक से खून आना या स्ट्रोक हो जाना, जिनको बोलते हैं कि पैरालिसिस हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ये सब चांसेस हो जाते हैं। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज़ टिपिकली डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर if systolic blood pressure more than 220 millimeter mercury or diastolic blood pressure more than 120 millimeter mercury. Basically it was divided into 2 types. 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, दूसरा होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या है? हाइपरटेंसिव अर्जेंसी आर द सिचुएशन इन विच ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 220 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 mmHg एंड विद एविडेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज इन विच ब्लड प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस विद इन ए फ्यू आवर। मतलब इतना ब्लड प्रेशर है और कोई भी टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, उसका एविडेंस हमारे पास है, इको के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, या किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन पे हमको जो होता है ब्लड प्रेशर को कुछ ही घंटे में कम करना होता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या कंडीशन क्या होती है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आर सिचुएशन इन विच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 220 mmHg और डायस्टोलिक मोर देन 120 mmHg एंड रिक्वायर सब्सटेंशियल रिड्यूस ऑफ ब्लड प्रेशर विद इन आवर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ सीरियस मॉर्बिडिटी और डेथ। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है तो कौन कौन से आर्गन में वो इफेक्ट कर सकता है, वो हम इस फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो ब्रेन में इफेक्ट कर सकता है। तो पेशेंट को एनकेफेलोपैथी होगा। एनकेफेलोपैथी में पेशेंट जो होता है कुछ समय के लिए याददाश्त में जा सकता है या पेशेंट को कुछ भी बोलता रह सकता है, तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज या ब्लीड हो सकता है। ग्रेड 3 या 4 रेटिनोपैथी हो सकता है आँख में। हार्ट के अंदर CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो सकता है, एबॉर्टिक डायसेक्शन या एक्लम्सिया हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बताना चाहेंगे इसमें। ट्रीट द पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायबिटीज टू BP का गोल ऑफ लेस देन 130/80 mmHg होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, किडनी की दिक्कत है और डायबिटीज़ है, तो उसका जो है ब्लड प्रेशर का गोल हमें कितना होना चाहिए? 130/80 से कम होना चाहिए। सिंगल एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति का केवल पहली बार अपने ब्लड प्रेशर नापा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिल गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पेशेंट को ये हाइपरटेंशन है। ये सीडो हाइपरटेंशन हो सकता है। जनरली एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कि मरीज जब डॉक्टर के पास आता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डर के मारे, तो उसको बिहाफ में हम नहीं कर बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको 3 कंसेक्यूटिव ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उसके बाद ही हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं। BP इज नॉर्मली लोएस्ट एट द नाइट, ये दिमाग में रहना चाहिए। रात में हमेशा नॉर्मल आदमियों का ब्लड प्रेशर लोएस्ट एट द नाइट होता है। एंड लॉस ऑफ दिस नॉकटर्नल डिप इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, पर्टिकुलरली थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। An accentuation of the normal morning increase in blood pressure is associated with increased likelihood of cerebral hemorrhage. Pre-hypertension often develop into hypertension 50% of the people within 4 years. However, pre-hypertensive patients should be monitored annually. Risk of CAD progressive rising with increased systolic blood pressure. The death rate of male with systolic blood pressure 140 to 149 and 150 to 159 was 40% higher than the death rate
for male with baseline systolic blood pressure less than 120 mmHg. Data analysis has shown that death rate in the follow-up period can be lowered 36% by means of primary prevention of hypertension in general population. A reduction in rate of stroke and CD with antihypertensive therapy has been demonstrated even in the presence of isolated systolic hypertension. Hypertension and diabetes. Hypertension coexists with type 2 diabetes mellitus in about 40% at the age of 45 years, rising to 60% at the age of 75 years. 70% of type 2 diabetes mellitus patients die from cardiovascular disease. At least 60% of patients will require 2 or 3 antihypertensive agents to achieve tight control. For patients with blood pressure established by management, follow-up should be normally by 3 monthly. Intervals should not exceed 6 months. Measurement of blood pressure and weight, reinforcement of non-pharmacological advice, general health and drug side effects, test urine for proteinuria annually. Thanks. Okay, so these were the facts. So अगर जिस तरह से आप बताएं कि नॉर्मल आदमी का रात में बीपी कम रहता है जनरल से, लेकिन जो इसको बीपी है उसको कहा जाता है कि बीपी सूट भी करता है उसी समय मॉर्निंग में, या तो इसलिए रात को दवा लेना चाहिए, ये क्या है? और इसको अगर ऐसा सिस्टम है तो लोग कैसे पता चलेगा? बेसिकली अमदर जी, हमने अभी पहले बोला कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होता है 90 to 95% केसेस के अंदर कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन जनरली जो होता है ये ब्लड प्रेशर हम आदमी को कब पता लगता है, जब कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से गया, या पेशेंट को लंबे समय से ब्लड प्रेशर है और पेशेंट को पता नहीं चला, और अचानक अभी हमने बात किया कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसी के बारे में बात किया, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ऐसी कंडीशन में जो आपने बोला, पेशेंट बोलेगा कि वो तो सो रहे थे, सोते सोते उनसे नाक से खून आ गिरने लगा, या उनको छाती में दर्द हो गया, या सांस फूलने लगी। ऐसी कंडीशन पे जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पे जब ब्लड प्रेशर नापता है तो उनको जो होता है वो कंडीशन मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति होता है जिनको 200 से ऊपर होता है ब्लड प्रेशर, या 220-120 है, तो ऐसी कंडीशन पे हम वो दवाई देते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि नस के थ्रू दवाई दें। तो एक जो आम सबको पता है कि लैसिक्स का यूज़ होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेशन है उसको जो होता है हमको बाहर फेंक निकालना है, तो जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट पॉइंट ये होता है कि जब आदमी को पता लग जाए कि हाँ हमको ब्लड प्रेशर है, तो उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन दिया जाए उसको ध्यान देना सिखाना चाहिए। हम लोग जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं वो ध्यान से देते हैं कि ये दवाई 12 घंटे तक इफेक्ट करेगी, ये 24 घंटे तक दवाई देंगी, उसी के आधार पर उनको हम बोलते हैं कि दवाई का सेवन करना है। तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो जैसा कि आप बताया लैसिक्स का प्रयोग करते हैं, तो क्या ऐसे लोग जो जिनको साथ छाती में दर्द हो या भारीपन महसूस हो और शरीर फूला फूला लगे, तो उससे वो भी अगर कर सकते हैं इसका? देखिए समझना जी, ये जो छाती में दर्द होता है, छाती में दर्द होने के कई भी कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो आज होता है छाती के दर्द होने से कि कहीं हार्ट के एंजाइना तो नहीं है, मतलब हार्ट के अंदर जो कोर्निस आर्टरीज होती हैं उसके अंदर कोई सिकुड़न हो गई जिसकी वजह से आगे की ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो आदमी को पेन हो सकता है। तो सबसे पहले रूल आउट करना है कि उसका काज क्या है, कि कहीं ये हार्ट का ही पेन है कि ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, तो ये रूल आउट करना है। ऐसी कंडीशन में जब कभी किसी व्यक्ति को छाती में पेन हो रहा है तो अगर आसपास डॉक्टर हैं तो उनके पास जाना चाहिए, नहीं तो एक दवाई आती है सार्बिट्रेट, वो आदमी को घर में रखना चाहिए। बेसिकली 50 साल या 50 साल से उम्र के व्यक्ति को घर पे रखना सार्बिट्रेट। अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है और पसीना आ रहा है, तो हमेशा जमा नीचे दवाई रखनी चाहिए, जिससे कि पता लगे कि ये इस्केमिक चेस्ट पेन है कि नॉन इस्केमिक चेस्ट पेन होता है। और इन केस कोई डिटेक्ट कर ले कि अभी बीपी हाई है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने 220 बताया। अगर ये चीज अगर इतना ब्लड प्रेशर है तो तुरंत उनको नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर जो होता है वो कहीं पे वो जो ब्लड प्रेशर है कोई भी आर्गन को डैमेज कर सकता है, जो कि आदमी घर के अंदर उसको मैनेज नहीं कर सकता है। लेकिन जाने के पहले भी अगर दवा का कुछ इस्तेमाल करना चाहें तो अगर घर में उसके पास अम्लोडिपिन दवाई है तो ले ले, अम्लोडिपिन को ले लेना चाहिए। अगर घर में लैसिस की टैबलेट रखी है तो वो ले सकता है। एम्लोडिपिन या कोई भी बीपी का है जो दवा वो ले सकता है। चक्कर क्या है अमरिंदर जी, जो दवाइयाँ होती हैं, अगर सपोज किसी व्यक्ति को जो होता है कि ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से किडनी की दिक्कत है, जिसके क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई है, अगर हमने बोल दिया कि हाँ लोसार्टान या टेलमिसार्टान या एसी इनहिबिटर की कोई कार्डेस रेमेस आप ले लो, लेकिन ऑलरेडी उसका किडनी दिक्कत है, ये आपने दवाई दे दिया उसकी वजह से और किडनी डैमेज कर जाएगी। तो बिना टेस्ट किए हुए जो सबसे सेफेस्ट ड्रग है वो है एम्लोडिपिन।
अम्लोडिपिन का बॉडी के अंदर जो होता है साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति को हो, अगर घर में अम्लोप्रेस या अम्लोप्रेस के नाम से दवाई आती है अम्लोडिपिन, वो ले लेना चाहिए 5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम ले ले। ओके, जब ज़्यादा बीपी हो रखा है तो। हाँ, और तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, क्योंकि ये रूल आउट करना जरूरी है कि ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ओके, तो अम्लोपिडिन में एक शिकायत आता है कि पैर फूल जाना या ये हो जाना, तो क्या है उसके साथ हाँ, अगर ऐसा ये अम्लोडिपिन का साइड इफेक्ट है, उसको बोलते हैं एंकल एडिमा होता है, पैरों के जोड़ों में दर्द आता है। उसके लिए एक ड्रग आती है, इसका नाम होता है एस अम्लोडिपिन। वो दवाई का सेवन करना चाहिए जो एस निमुलो के नाम से बाजार में अवेलेबल है। उसके अंदर पैरों के जो एंकल एडिमा के स्वेलिंग है वो साइड इफेक्ट नहीं है, उसको लेना चाहिए। ओके, तो मतलब दोनों साथ मिला कर लेना नहीं, अलग अलग। मतलब अगर जिस व्यक्ति को अम्लोडिपिन से साइड इफेक्ट है तब हम बोलते हैं एस अम्लोडिपिन, तो एस अम्लोडिपिन तब ले लेना है, तब एस अम्लोडिपिन लेना है। एस एन निमुलो भी है, अम्लोडिपिन ही है। हाँ, लेकिन उसके अंदर वो नहीं है, मतलब उसके अंदर ये साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, सो और ऐसे कुछ जो करें ताकि उनका बीपी कुछ खुद नॉर्मल हो, या उस केस में जो कुछ लोग प्राणायाम पर आश्रित होते हैं या सोचते हैं कि अगर अनुलोम विलोम कर लें तो इससे नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, तो नहीं, सही है। क्या है? देखिए, अभी हमने बात किया था कि ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट के लिए एक होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन में जैसे आपने बोला कि योग आसन प्राणायाम करने से ठीक है, ये भी एक रेगुलर एक्सरसाइज है, ये करना चाहिए। या दूसरा चीज़ हमने बोला कि आदमी को 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक मतलब चलना चाहिए जिससे कि जितनी तेज चले जिससे कि पसीना आए। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन करना चाहिए, 30 से 45 मिनट चलना चाहिए। इससे भी जो होता है आदमी का वेट कंट्रोल होगा और उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। तीसरा चीज अमरिंदर जी, जो आजकल जो ठंड के मौसम में लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ जाता है, ये ऐसा क्यों है इसके बारे में बताना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ठंड में क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथी नर्वस सिस्टम होता है उसकी वजह से क्या होता है वो पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर जो होता है क्या इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है सिकुड़न पैदा होती है। जब सिकुड़न पैदा हो जाएगी तो वो क्या करता है कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा एक लॉजिका ये है कि इस ठंड के मौसम में आदमी जो होता है लाइफ स्टाइल मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता और क्या होता है वेट अपना बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जो ये कुछ लोग जो योगासन करते हैं योगासन करें, या एटलीस्ट 30 मिनट ब्रिस्क वॉक आदमी को करना चाहिए जिसमें कि वेट ना बढ़ने पाए, और खाने में ज़्यादा जो होता है फैटी चीज़ के सेवन ना करें। इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। खाने में भी ऊपर से नमक के सेवन ज़्यादा ना किया जाए। ओके, और इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि दवा की मात्रा को मैं बढ़ाऊं नहीं, अगर बढ़ा दूंगा तो फिर ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा है कि अगर सर्दियों के मौसम में दवा की मात्रा बढ़ा लें फिर जब कम हो तो कम कर दें, ऐसा भी संभव है? ये डॉक्टर की सलाह के आधार पे, ये चीज़ अपनी मर्जी से ना किया जाए, डॉक्टर्स की सलाह के आधार पे। बेसिकली ठंड के मौसम में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ कंडीशन में देखा गया है कि उनकी जो होता है दवाइयों की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ अपने आप ना करें, डॉक्टर से सलाह करें, डॉक्टर जैसा बोले वैसे उसका आदमी को करना चाहिए। ओके, मतलब प्रॉपर डॉक्टर के अंदर केयर में मैनेज करना चाहिए, नहीं कि बीपी हो रहा है तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। अपनी मर्जी से खाली क्या चीज़ करना है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमने बोला है, खाने का ध्यान देना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, खाने में सब्जियां, हरी सब्जियां, दालें का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, या 30 मिनट ब्रिस्क वॉक में जाना चाहिए। और अल्कोहल की मात्रा जो अभी हमने बोला कि मेल्स के लिए 2 ड्रिंक है, फीमेल्स के लिए 1 ड्रिंक, हम तो यही रिकमेंड करेंगे इस मंच के माध्यम से कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होते हैं से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कुछ दवाइयों के बारे में हमने बताया था जो बहुत यूज़ करते हैं आदमी, ब्रूफिन वगैरह, तो ये सब दवाइयाँ भी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर यूज़ करना पड़ता है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर आप यूज़ करें। ओके, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो खास करके बुजुर्ग लोग जो जिनका उम्र अधिक है, वॉकिंग अगर मॉर्निंग करने नहीं जाते हों तो दोपहर में कर लें, तो ये सब किसी भी समय सर कर सकते हैं। बस केवल दिन में एक बार ब्रिस्क वॉक या कोई भी प्राणायाम योगा करें जिसकी वजह से हमारा शरीर के एक्सरसाइज हो सके, वेट रिडक्शन में हेल्प कर सके। मेन काम ये है कि जितना मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या हमारा होता है कि आदमी जितना एनर्जी बॉडी के लिए कंज्यूम किया है उतना मतलब जितना एनर्जी मतलब खाना खाया है, जितना एनर्जी लिया है उतना एनर्जी किसी तरह बाहर निकल जाए। ओके, मेन हमारा मोटिव ये होता है। ओके, सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आज प्रश्न आप लोग का नहीं ले पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल त्रुटि है, इस वजह से
आगे के प्रोग्राम में अगर त्रुटियां दूर हो जाएगी तो निश्चित तौर पे आपसे बात कर पाएंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे और यहाँ से जवाब दिया जाएगा। सो मित्रों, एक बार फिर आपको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर मनीष मिश्रा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से हाइपरटेंशन के बारे में हम लोगों को बताया और क्या सावधानी बरती जाए इस पर जोर दिया। तो निश्चित तौर पे आप इस सावधानी बरतेंगे और हाइपरटेंशन से बचेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।